ध्यान से तुम देख सकते हो वीडियो में। और इसकी वीडियो अगर तुम YouTube पे भी सर्च करोगे इसका इंटरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये है मीनाक्षी खत्री, इसकी रैंक 1 आई थी केवीएस में, 128 नंबर थे इसके। हाय एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में जो शख्स आपको गाइड कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए अपने कीमती समय में से समय निकाला है और आपको गाइड कर रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने DSSB और KVS में और ना जाने कितने एग्ज़ाम्स में टॉपर्स दिए हैं, मतलब पास नहीं करा है, टॉपर्स दिए हैं। इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे ये पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो फेल होते हैं वो कैंडिडेट्स ज़रूर देखें कि किस वजह से फेल हो रहे हैं, और जो टॉपर बनना चाहते हैं वो भी ज़रूर देखें। और इन शख्स का नाम है मिस्टर मंजीत राणा सर। तो आप देखिए और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आएंगी, और अपने कमेंट ज़रूर करें। और आगे अगर आप चाहते हैं कि इन सर से हम मुलाकात भी करें, मैं खुद जाके एक बार इनसे बात करके आऊँ, इनका इंटरव्यू लेके आऊँ, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी आप वीडियो देखिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज ये वीडियो जो है मैं हरबीर सिंह सर, ठीक है, जो स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल अपना है उनका, तो उनके कहने से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि DSSB में तैयारी कैसे करें। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम फोकस करेंगे। और क्यों हमारा सिलेक्शन कई बार नहीं हो पाता है, ज्यादा पढ़ने के बाद भी क्या कारण रह जाते हैं कि हम इतना कुछ पढ़ते हैं फिर भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं DSSB के सिलेबस पे आऊंगा। ठीक है, चाहे DSSB हो चाहे KVS हो। ठीक, इस लॉकडाउन में भी मेरे अभी 9-10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं TGT में, स्पेशल एजुकेटर में। ठीक है, और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें अभी 9-10 बच्चों का सिलेक्शन मैंने दिया है। हमारा प्रोसीजर क्या रहता है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, बाकी अभी हम इसके ऊपर फोकस करके चलते हैं, देखते हैं। DSSB PRT 6 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें पार्ट 1 होता है ये, और ये होता है पार्ट 2। पार्ट 1 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 मार्क्स की तुम्हारी इंग्लिश होती है। अब कई बच्चों की नो डाउट इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश करके भी जाते हैं, लेकिन इंग्लिश भी एक महासागर की तरह है। इंग्लिश में हमें एक चीज नहीं करनी होती, हमें आर्टिकल्स करने पड़ेंगे, हमें नाउन करने पड़ेंगे, हमें प्रोनाउन करने पड़ेंगे, हमें वर्ब करनी पड़ेगी, हमें एडवर्ब करनी पड़ेगी, हमें प्रपोजिशन को अच्छे से समझना पड़ेगा, हमें कंजक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा, इंटरजेक्शन हमें करना पड़ेगा, टेंसेस हमें करने पड़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस हमें करने पड़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें करने पड़ेंगे, एडजेक्टिव हमें करने पड़ेंगे, कंडीशनल हमें करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। और इसकी तरफ तो देखो तुम ना कभी ध्यान देके ही नहीं जाते, दिक्कत हमारी यहां आती है सबसे बड़ी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, उसका कारण क्या रहता है। उसका कारण यह रहता है, हम पहले पेपर में अपने आप से उम्मीद करते हैं कि हमारा 70 नंबर आ जाए, हमारे 60 नंबर आ जाए। अपने आप को धोखा देने वाली बात है। क्यों नहीं आ सकते हमारे, सोचो उस चीज को। इंग्लिश में अगर मैं खाली इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 10 मार्क्स की वोकैब आती है, और 10 मार्क्स की हमारी आती है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आएगा। अब मैं तुम में से हर एक बच्चे से पूछता हूं, क्या कोई ग्रामर पोर्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम कभी पढ़ के गए हो, रट के गए हो? ठीक है, इन्हें भी रट के जाना पड़ेगा। अब तुम क्या करते हो, 20 में से 10 नंबर का तुम पढ़ के जा रहे हो और 10 नंबर का छोड़ के जा रहे हो, फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? ऐसे ही इंग्लिश में हमने कितने का करके गए, वहां पे
10 का छोड़ के गए। हिंदी में भी क्या कभी पर्यायवाची को याद करते हो, विलोम शब्दों को याद करते हो, वाक्यांश के लिए एक शब्दों को याद करते हो? नहीं करते। अब हिंदी में भी यही दिक्कत आती है हमारे पास कि हम हिंदी करके ही 10 नंबर की जाते हैं और अपने आप से उम्मीद लगाते हैं कि हमारे आ जाएंगे भाई 17-18 तक तो हिंदी में पक्के आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? फिर बात करते हैं मैथ्स की। कई बच्चों के लिए हमसे मैथ्स नहीं होगा। जो बच्चा ये कह रहा है ना हमसे ये चीज नहीं होगी, तो वो आज ही तैयारी को छोड़ दे, उसके लिए फिर ये तैयारी नहीं बनेगी। क्यों? अगर हम एक भी चीज को छोड़ेंगे, हम आगे सीधे 180 से फाइट कर रहे हैं। 180 से हम उस बच्चे से फाइट नहीं कर सकते जो बच्चा अपने 500 सब्जेक्ट्स अच्छे करके चल रहा है। ठीक है, उस बच्चे से फाइट करना फिर हमारे बस की नहीं है। हम कंपेंसेशन भी कर देंगे तो कितना कर देंगे? तो मैथ्स में किसी बच्चे की ज्योमेट्री कमजोर है, किसी का टाइम एंड वर्क कमजोर है, सभी के सभी चैप्टर्स पर तो मैथ्स में किसी की पकड़ नहीं होती है। यहां ये सबसे बड़ी समस्या आती है। मैथ्स में भी हम अपनी तैयारी करके जाते हैं 15 नंबर की, हम उम्मीद भी 15 नंबरों की करते हैं। ठीक है, ये हमसे दिक्कत हो गई। मैथ्स के बाद अगर हम बात करें हिंदी की बात करें, हिंदी की तो बात कर चुके हम। रीजनिंग की बात करें, कई बच्चे भाई मेरी तो रीजनिंग बहुत अच्छी है, रीजनिंग में तो हमारे बहुत अच्छे आ जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबेगा ही डूबेगा। हर बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है जब भी वो डूबता है। ठीक है, तो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में हम चलो मान लेते हैं 18 नंबर की तैयारी करके जा रहे हैं, 1-2 नंबर की तैयारी करके तो हम रीजनिंग में भी नहीं जा रहे, क्योंकि एक आध टॉपिक, किसी का क्लॉक कमजोर है, किसी का कैलेंडर कमजोर है, किसी की और चीजें कमजोर है। एक आध टॉपिक तो हर किसी का कमजोर होता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता। अब रीजनिंग के बाद बात करें जीके। एक भी बच्चा ये बता दे कि जीके में ये जो 13 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है, इको आता है, पॉलिटी आता है, कंप्यूटर आता है, करंट अफेयर आता है, बायो आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मिसलेनियस यानी भारत में सबसे छोटा, विश्व में सबसे छोटा, विश्व में सबसे बड़ा, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, मिसलेनियस में सारी चीजें आ गई, करेंसी भी आ गई देशों की, ये सब। क्या इतनी चीजों पर पकड़ बना के कोई बच्चा जाता है? नहीं। किसी को एसएसटी आती है तो साइंस नहीं आती। कई बार वो करंट अफेयर के 8-8, 10-10 क्वेश्चन दे देते हैं, हिला देते हैं, जीके कम देते हैं। कई बार जीके का रेशियो ज्यादा कर देते हैं, करंट अफेयर का कम कर देते हैं। अब यानी कि यहां पर भी पकड़ बनाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। और जीके मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा 10-12 नंबर से ऊपर की करके जाता है। अब हम तैयारी ही कितने नंबर की करके जा रहे हैं सोच के देख लो। 15, 10, 25, 10, 35 और 12, 35 और 30। ठीक है, हम तैयारी 65 नंबर की करके जा रहे हैं और हम सोचते हैं पार्ट 1 में हमारे 70 क्यों नहीं आए, 60 क्यों नहीं आए, रोना शुरू कर देंगे। अगर रोने से नंबर आता हो ना तो सबसे पहले तो यही काम कर देना चाहिए। रोने से कभी नंबर नहीं आता है, इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए और मेहनत करना आना चाहिए। जो मेहनती बच्चा होगा वो संघर्ष करना जानेगा, और जो रोने वाला बच्चा होगा उसके बस की संघर्ष नहीं है, फिर वो रो ही सकता है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम तैयारी 65 से 70 नंबर की करके जाते हैं और प्लस में देखिए हम तैयारी करके जा रहे हैं तो इतने हमारे आप थोड़े ना जाएंगे, आएंगे तो हमारे इससे कम ना। और पेपर का प्रेशर तुम्हें पता है कितना होता है। मान लो एसआई का चैप्टर तुम्हें आता है अच्छे से, लेकिन हम पेपर देने बैठ गए तो वहां की और यहां की, अगर उस पेपर को तुम घर पे आके करोगे तो तुम 65 नंबर ले आओगे, लेकिन वहां होता है प्रेशर, हम नहीं कंट्रोल कर पाते कई बार प्रेशर को। मैथ्स के एक क्वेश्चन में हमने 4-5 मिनट दे दिए ना, वो हमारा साइकोलॉजी का भी प्रेशर बना गया, वो हमारा दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रेशर बना गया। यहां सबसे बड़ी समस्या आती है। ठीक है, अब ये हो गई पार्ट 1 की बात। तो हम क्या अपने साथ जस्टिस कर पा रहे हैं? क्या हम इंग्लिश की वोकैब को साथ लेके चल पा रहे हैं? ये है इंग्लिश की वोकैब। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम्हें करने पड़ेंगे, स्पेलिंग एरर तुम्हें करना पड़ेगा, स्पोर्टिंग एरर तुम्हें
पड़ेगा, क्लोज टेस्ट तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, पैसिव कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा और इडियम फ्रेजेस करनी पड़ेगी। जितना वेटेज तुम ग्रामर को दे रहे हो उतना ही वेटेज तुम्हें वोकैब को देना पड़ेगा, वरना सिलेक्शन भूल जाओ, सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। मैथ्स में चाहे किसी का इंग्लिश टीजीटी हो, चाहे किसी का हिंदी टीजीटी हो, कोई कहता है नहीं मैं मैथ्स को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। अब पहले जो 80 से 100 के बीच में टीजीटी की कट ऑफ जाती थी, अब वो कट ऑफ 100 से 120 के बीच में जा रही है, 20 नंबरों का फर्क आ गया है। और आगे आने वाले टाइम में वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो 120 से 130 की कट ऑफ में आ पाए। इतना आसान नहीं होगा टीजीटी लगना भी, ठीक है। तो मैथ्स में हमें नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा, पाइप एंड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी एक महासागर की तरह है। पकड़ बना पाना यहां भी आसान नहीं है। फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, पार्टनरशिप, एज, एलसीएम, एचसीएफ, सम्स और इंडाइसेस, ठीक है, और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये सारी चीजें हमें मैथ्स में पकड़ बनाने के लिए पढ़नी पड़ेगी। अब बात आता है रीजनिंग में, सिलेबस में क्या आता है, अल्फाबेट टेस्ट आता है हमारा, एनालॉजी आती है, अरिथमेटिकल रीजनिंग आती है, ब्लड रिलेशन आते हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक आता है, क्लासिफिकेशन का चैप्टर आता है, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, ठीक है, सब डाटा सफिशिएंसी, इमेजेस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नॉन वर्बल सीरीज, पजल टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, नंबर रैंकिंग, और यहां अल्फाबेटिकल रैंकिंग भी आती है, टाइम सीक्वेंस, स्टेटमेंट्स, सिलोजिज्म, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तुम्हारा रीजनिंग का सिलेबस पूरा होता है। इसमें से तुम अपने आप से ही पूछ के बता दो कि तुम कितने चैप्टर करके जाते हो। 2-4 चैप्टर करके हम सोचते हैं हमारी रीजनिंग अच्छी हो गई, फिर वहां वो घुमा देते हैं, फिर हम भी घूम जाते हैं। दिक्कत यहां पे आती है, ना हमारे पास कोई विजन होता, ना कोई बढ़िया टाइम टेबल होता जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़ते। फिर रीजनिंग, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तुम्हारा रीजनिंग का सिलेबस पूरा होता है। इसमें से तुम अपने आप से ही पूछ के बता दो कि तुम कितने चैप्टर करके जाते हो। 2-4 चैप्टर करके हम सोचते हैं हमारी रीजनिंग अच्छी हो गई, फिर वहां वो घुमा देते हैं, फिर हम भी घूम जाते हैं। दिक्कत यहां पे आती है, ना हमारे पास कोई विजन होता, ना कोई बढ़िया टाइम टेबल होता जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़ते। फिर भाषा, हिंदी में बात करें तो भाषा का चैप्टर आता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, कारक, अलंकार, शब्द, वाक्य, वर्ण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग। अब इनके ऊपर हम फिर से ध्यान नहीं देते हैं, वो कैब के ऊपर। ये यहाँ हम फिर से एक बड़ी गलती कर जाते हैं। जब हम करके ही 10 नंबर का जा रहे हैं, फिर हम अपने आप से उम्मीद लगा के 17-18 नंबर की उम्मीद लगा के रोना शुरू कर दें, उससे कुछ नहीं होगा। रोने से कभी कोई कंपटीशन नहीं मिलता, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके में ये सब कुछ आता है, वो मैं बता ही चुका हूं। फिर हम पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 एक महासागर की तरह है। महासागर की तरह कैसे? पार्ट 2 में एजुकेशनल साइको आएगी, जिसमें लर्निंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनैलिटी का चैप्टर आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर आएगा, हेरिडिटी, ये सारे चैप्टर जो साइको में बनते हैं वो आएगा। फिर आएगी फिलोसफी। फिलोसफी में सबके दर्शन आएंगे, गांधी जी का दर्शन और बिंदु, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है। फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी आएगी, वर्क एजुकेशन आएगी तुम्हारी, स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी पेडा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स पेडा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, साइंस पेडा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस पेडा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एमसीएफ पोजीशन पेपर्स सब्जेक्ट वाइज पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा खाली पोजीशन, खाली तुमने एनसीएफ पढ़ लिया, वो एनसीएफ नहीं, चैप्टर तुम्हें टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का एनसीएफ अलग होता है, हिंदी का एनसीएफ अलग होता है। एनआईएस के पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, डाइट की बुक्स पढ़नी पड़ेगी,
सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, पॉलिसीज, ठीक है, जैसे हंटर कमीशन आया था और बहुत सारी चीजें, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी, पॉलिसीज पढ़नी पड़ेगी। एनपीई 2020 को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। स्कूल मैनेजमेंट को पढ़ना पड़ेगा और एजुकेशनल रिसर्च को। इतना कुछ पढ़ के तुम यहां अपना फिर भी तुम 80 मार्क्स का कवर कर पा रहे हो, क्योंकि डीएसएस भी अनप्रेडिक्टेबल है। इतना कुछ करके भी तुम अपना 80 मार्क्स तक ही कवर कर पा रहे हो। अब तुम यहां से देख सकते हो, ठीक है, जो बताया। तो क्या ये एक महासागर की तरह नहीं है? और कई बच्चे वैकेंसी निकलने के बाद मेरे पास आते हैं कि सर हमें टीचर बनना। कैसे बनना है भाई? वैकेंसी निकलने के बाद तुम्हारे पास 3 महीने 4 महीने में अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मेरी तैयारी हो जाएगी, तो वो अपनी तैयारी को बंद कर दे, उसकी तैयारी नहीं होने वाली। जो जेन्युइन तैयारी के लिए इसको सिस्टमैटिक वे में लाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। डेली तुम्हें थोड़ी इंग्लिश भी करनी पड़ेगी, डेली तुम्हें मैथ्स का भी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, डेली तुम्हें रीजनिंग का भी। इस अप्रोच को बैलेंस अप्रोच बोलते हैं। हम किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं हिंदी करता जाऊं, 4 घंटे हिंदी पढ़ लूंगा, तो इसका मतलब वो भी दौड़ से बाहर। ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब ज्यादातर बच्चे किस चीज के पीछे भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं? नोट्स कहां से बनेंगे? नोट्स का। अरे भाई, जो खुद बनाओगे वो है असली नोट्स। कोई दूसरा तुम्हें इतने बढ़िया नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो दूसरे ने अपने हाथ से लिखे हुए, तुम्हारी समझ में इतना नहीं आएगा। तुम अपनी मेहनत करो ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम एक विषय के पीछे छोड़कर बढ़ जाए, क्योंकि 1.5 लाख कैंडिडेट बैठेंगे वहां पर। जरा सा गैप होगा तो वो दूसरे बच्चे के लिए अवसर का काम कर जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं मुझसे मैथ्स नहीं होता, क्या सैलरी लेते हो? ये भी कह दोगे कि मुझसे सैलरी नहीं दी जाती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ये नहीं कहोगे ना, तो पढ़ते हुए क्यों कह रहे हो? 2022 बनने का या टूटने का दोनों का ही टाइम है। केवीएस में लगभग 4000 वैकेंसीज आएंगी और DSSB में लगभग 2000 वैकेंसीज आएंगी एंट्री में। अब अगर यहां चूक गए तो इतनी वैकेंसी फिर नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली से बाहर जा चुके हैं ये कोरोना टाइम पे, ठीक है। अब यहां इसका मतलब ड्रॉप आउट्स ज्यादा हुए हैं, तो वैकेंसीज फॉर्मेशन कम होगा, ठीक है। अब सपने वो नहीं है कि जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद आने ही नहीं देंगे। हमें नींद आ कैसे जाएगी? जब अब कई बच्चे किसी एक विषय को कमजोर मान के संघर्ष करने से ही डर जाते हैं। जब तुम खुद संघर्ष करने से डर रहे हो, तो अपने घर वालों से साफ साफ कह दो कि मेरे बस की नहीं है पढ़ाई वाला, ये चीज कह दो कि ज्यादा अच्छा है। अब तुम एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट अपने कमजोर मान के पढ़ाई करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद हम रोने का ड्रामा कर देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से पूछा कि हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या अब सही डायरेक्शन क्या होती है उसका अर्थ हम समझ लेते हैं। क्या होती है सही डायरेक्शन? तो जिसके पास कोई टाइम टेबल नहीं है ना, ये समझ लो बेकार ही है, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। सबसे पहले तो एक बढ़िया टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया को टाइम टेबल में ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा। जो हमारा प्रॉब्लम एरिया है, मान लो किसी का मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश को ज्यादा टाइम दो। जो चीज सही है वो तो सही है, लेकिन जो चीज सही नहीं है उसके ऊपर ही तो तुम आगे बढ़ पाओगे। एक दिन में 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी को देने पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे तुम कैसा भी टाइम टेबल बना लो,
एक दिन तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, फिर तुम 1 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला। सीधी सीधी सी बात है। वीकली टेस्ट लो अपने, जो तुमने एक वीक में पढ़ा उसका टेस्ट लो, क्योंकि सिलेबस देखो छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, बैलेंस अप्रोच अपनाओ। मैंने कहा था किसी एक सब्जेक्ट को पीछे छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो अपनी अप्रोच को तुम्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला जोश पूरे 2022 में रहना चाहिए, तुम्हारा पेपर तभी सेलेक्ट होगा। क्योंकि DSSB का जो एग्जाम है वो 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और 30 सितंबर तक ये चलेंगे। तो सितंबर में अभी तुम्हारे पास 8 से 9 महीने का टाइम है। ठीक है, अब मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, जो इसको मैंने फॉलो करवाया था। मेरा पढ़ाने का तरीका मैं बताता हूं तुम्हें। मैं पेपर तक पढ़ाता हूं, ठीक है, और वीकली टाइम टेबल उनका बना देता हूं। वीकली टाइम टेबल बनाने से, वीकली टाइम टेबल में मैं 1-2 टॉपिक इंग्लिश का, 1-2 टॉपिक हिंदी का, 1-2 टॉपिक मैथ्स का, अब उस वीक में जो मैंने करवाया उसका ही टेस्ट होगा। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें, यह है सृष्टि चौहान, ध्यान से तुम देख सकते हो वीडियो पे, और इसकी वीडियो अगर तुम YouTube पे भी सर्च करोगे इसका इंटरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये HCS में भी सेलेक्ट हुई है, 163 मार्क्स थे इसके 163 मार्क्स थे। ठीक है, DSSB में सेकंड रैंक आई थी। ये है मीनाक्षी खत्री, इसकी रैंक 1 आई थी KVS में, 128 नंबर थे इसके। तो इनका एग्जांपल्स प्लस में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अगर तुम देखो तो मेरे इन बच्चों ने इनको फॉलो किया। ये जो सभी तुम देख पा रहे हो, ये एग्जांपल्स, ठीक है, प्लस में ये सभी जो तुम देख पा रहे हो, ये सभी बच्चे दिन में 6 से 6 घंटे की पढ़ाई करवाता हूं, प्लस में 4 घंटे का सेल्फ स्टडी कर देता हूं बच्चे को। हफ्ते में 4 दिन बच्चे को बुलाता हूं ताकि सेल्फ स्टडी करने का मौका भी मिले, या ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, कोई बच्चा नहीं आता तो। अब 2 दिन बच्चे को 10-10 घंटे पढ़ना होता है तो 20 घंटे, और एक दिन में बच्चे को 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो सेल्फ स्टडी के 20 और 16 36 घंटे एक हफ्ते में सेल्फ स्टडी के बच्चे को मिल जाते हैं, जिससे वो संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होता है। ठीक है, प्लस में 6 चौक 24 घंटे बच्चे की यहां पर पढ़ाई होती है। ठीक है, यहां पर या ऑनलाइन, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से बच्चे का हम सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को फोकस करके हम बच्चों का सिलेक्शन, जो हम क्लास में करवाते हैं, हमारी अप्रोच वीकली रहती है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा एक बार 6 महीने मेरे वाले सिलेबस को, मेरे वाले टाइम टेबल को फॉलो कर देता है, वो एक अलग ही प्रोडक्ट बनकर निकलता है। उसके बाद वो हर तरह के पेपर देने के लिए तैयार है, रेडी है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए मैंने DSSB का वो रखा था, और प्लस में KVS का सिलेबस भी काफी वास्ट है। KVS का सिलेबस 150 मार्क्स का आता है, तो उसके लिए भी हमें एक अच्छा टाइम टेबल बना के आगे बढ़ने की जरूरत है। याद रखना, या तो अब या फिर कभी नहीं, क्योंकि या तो 2022 आगे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, क्या पता किस चीज को प्राइवेट कर दे, प्राइवेटाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो सरकारी नौकरी या तो 2022 में, या फिर उसके बाद भूल जाओ। ठीक है, चलो, धन्यवाद।